हेलो स्टूडेंट। लास्ट हमने यूनियन और एंड इट्स टेरिटरी की बात करी थी और उसमें हमने आर्टिकल नंबर 1 to 4 डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर्म। हम ये बात करेंगे कि स्टेट कैसे बना और यूनियन टेरिटरीज कैसे बनी। ठीक है, जैसे आज की डेट में हम कह रहे हैं कि 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे। इनिशियली ये स्टेट तो नहीं बने होंगे इतने ज़्यादा स्टेट एक साथ, तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ इस पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम 1915 की बात करते हैं, ओरिजिनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पे हमारे पास क्या थे, हमने स्टेटों को 4 भागों में डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी पे। ठीक है, पार्ट ए पे हमने क्या कहा था, पार्ट ए पे हमने वो रखे थे, पार्ट ए पे हमने रखे थे अर्स्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हमने वो रखे थे जिनमें क्या था, जिन प्रोविंसेस पे गवर्नर बैठता था। ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बात मैंने आपको बताई थी, जैसे बंगाल की बात कर लो, मद्रास की बात कर लो, आप बम्बई की बात कर लो, तो जहाँ पे आपके गवर्नर बैठते थे उन जगहों को हमने क्या रखा, हमने ईस्ट वाइल मतलब होता है भूतपूर्व, जहाँ पे गवर्नर बैठा करते थे प्रोविंसेस पे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उन्हें हमने पार्ट ए पे रखा। तो ऐसे हमारे पास कितने स्टेट थे, 9 स्टेट थे। पार्ट बी पे हमने किसको रखा, प्रिंसिली स्टेट विथ लेजिस्लेचर, जहाँ प्रिंसिल स्टेट तो थे लेकिन लेजिस्लेचर भी थी, उनको हमने पार्ट बी में रखा। वो उनके नंबर कितने थे, 9 थे। पार्ट सी पे हमने क्या रखा, चीफ कमिश्नर्स। हमने बात करी थी ना, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहे थे तो हम कह भी रहे थे कि 4 आदमी कहाँ से आए थे, चीफ कमिश्नर आए थे। ठीक है, तो वैसे जो चीफ कमिश्नर थे उनको हमने वाले जो रीज़न थे जिनको हमने क्या करा, जिसमें चीफ कमिश्नर बैठता था, आप इसको कह सकते हो यूनियन टेरिटरीज थी, ये छोटा एरिया था, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करते थे। तो उनको हमने पार्ट सी में रखा। सम प्रिंसली स्टेट भी थे उसमें, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर एरिया भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तो पार्ट डी में हमने किसको रखा, लास्ट जो था पार्ट डी, उसमें हमने रखा सॉलिटरी, हमने किसको रखा था, अंडमान एंड निकोबार रीजन को। तो ऐसे हमने पहले डिवाइड किए थे अपने स्टेट को, हमने रखने का तरीका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी के फॉर्म पे रखा था। आगे हम बढ़ते हैं। फिर डिमांड एक्चुअल में हुआ क्या, कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन कब होता है, जब डिमांड उठी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी बेस पे जब साउथ इंडिया पे क्या हुआ, साउथ इंडिया साइड पे क्या मांग उठने लगी, क्या डिमांड उठने लगी कि हमें क्या चाहिए, एक स्टेट चाहिए जो कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने चाहा कि हमको एक स्टेट की डिमांड करी। तो जब उन पे उनकी डिमांड हुई कि, अब इमेजिनेशन करो, हमारा जो देश था ना काफ़ी भागों में अभी भी डिवाइड था, क्योंकि कुछ तो स्टेट थे, कुछ प्रिंसली स्टेट की हमने बात करी थी कि उसमें प्रिंसली स्टेट थे, तो अभी भी हमारा देश क्या होता है, यूनाइट नहीं हो रहा था। तो उसको यूनाइट करने के लिए भी ये रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने देश में प्रॉपर स्टेट बनाएं और प्रॉपर स्टेट के अंदर लोगों को रखें। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो डिमांड उठी साउथ इंडियंस की कि हमें एक ऐसा स्टेट बना के दो जो कि हमारे लैंग्वेज बेस पे हो। जैसे तेलुगु स्पीकिंग, तेलुगु ने क्या डिमांड करी कि हमको एक ऐसा स्टेट दो जो हमारी लैंग्वेज, जिसमें क्या है सभी लोग हमारी लैंग्वेज बोलते हों। तो उसके लिए उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसमें एसके धार कमीशन का अपॉइंटमेंट किया 1948 पे। इनसे कहा गया कि इस चीज़ पर आप रिसर्च करें और देखें क्या हम लैंग्वेज बेस पे कोई स्टेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं करेंगे। तो इन्होंने जब इस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, इसने रिजेक्ट किया कि हम लिंग्विस्टिक बेस पे कोई भी स्टेट नहीं बनाएंगे। रीज़न इन्होंने काफ़ी चीज दिए थे, और सेकेंडली इन्होंने फेवर किया था, इन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे हम कोई भी स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, काफ़ी विवाद हुआ एस के धार कमीशन का, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था लिंग्विस्टिक बेस को किसी स्टेट को बनाने में। क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च की थी वो इस टाइप से आप समझ सकते हो, अगर कोई स्टेट, किसी स्टेट को अगर हम तेलुगु स्पीकिंग बना रहे हैं, किसी स्टेट को हम गुजरात स्पीकिंग के एक स्टेट बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे देश में वैसे भी हमारी बहुत लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो इसके लिए हमको बहुत डिमांड कंप्लीट करनी पड़ेगी कि सभी को लैंग्वेज बेस्ड बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी थी यहाँ पे कि सपोज करो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मद्रास स्पीकिंग पर्सन है, ठीक है, और आपको मैं कहता हूँ तेलुगु स्पीकिंग है, या फिर अलग अलग मराठी स्पीकिंग ने अपना अलग मान लिया, तो इससे क्या होता था कि इन लोगों के बीच में डाइवर्सिटीज़ पैदा होती थी, यूनिटी की फॉर्मेशन नहीं होता था। यहाँ पे आप कहोगे ना ये तेलुगु है, ये मद्रासी है, ये गुजराती है, तो इससे क्या होता था, इससे क्या होगा, यूनिटी का बेस नहीं बनेगा। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज बेस पे हम कोई स्टेट नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे। जैसे एरिया वाइज अगर हम डिफाइन करेंगे कि उस एरिया के अंदर जितने आएंगे
उतने लोगों को हम रखेंगे, इस टाइप से बात करी थी। लेकिन इसका अपोज हुआ था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी बनाई थी जिसको कहते हैं हम JVP कमेटी। JVP कमेटी का मतलब जो था, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, P फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर ताबी सीता रमैया। ये तीन लोगों ने थ्री लोगों की सीटिंग से ये कमेटी बनी थी, जिसमें ये तीन लोग लीड कर रहे थे, जो कि 1948 से 49 पे बनी। इसके बाद जिसने भी अगेन रिजेक्ट किया लैंग्वेज बेस को, क्या लैंग्वेज बेस पे कोई स्टेट को फॉर्मेशन करने पे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद देखो आप 1 अक्टूबर 1953 पे फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। लेकिन 1 अक्टूबर को 1953 में फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना, क्योंकि उस वक्त हुआ क्या था आपका, ये था कि गवर्नमेंट को फोर्स में आके इस स्टेट को फॉर्मेशन करना पड़ा। किस स्टेट को? आंध्र प्रदेश को, आउट ऑफ मद्रास। उसने मद्रास से क्या किया, आंध्र प्रदेश को निकाला, क्योंकि हुआ यह था कि वहाँ पे हंगर स्ट्राइक चली थी और पोटी श्रिया मुल्लू नाम का एक जो कांग्रेस लीडर था, उसकी डेथ हो गई थी जब वो प्रोटेस्ट कर रहा था हंगर स्ट्राइक। 56 डे ऑफ हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इसको देखते हुए वहाँ के लोग बहुत एजिटेटेड हो गए थे, जिससे क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ठीक है 1 अक्टूबर 1953 को फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस स्टेट आंध्र प्रदेश को बनाया गया। इसमें क्या किया गया था, तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे उनको क्या किया था, अलग किया था मद्रास स्टेट से। तो ये पहला स्टेट है जो कि हमारा लिंग्विस्टिक बेस पे बना है। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा, लेकिन ये चीज़ क्या करी थी, और लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों के लिए को भड़का रही थी कि हम भी उनको डिमांड करें कि हम लैंग्वेज बेस स्टेट मांगते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, फैज़ अली कमीशन बनाया, जिसमें अपॉइंट कब हुए थे, 1953 में। और इनसे कहा था कि आप इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करो और बताओ कि हम कैसे एक स्टेट को फॉर्मेशन करें, स्टेट फॉर्मेशन में हम कैसे करें। तो फैज़ अली कमीशन अपॉइंट इन 1953। तो इनमें 3 मेंबर थे, अदर 2 मेंबर्स आर KM पानीकर और HN कुंजरू। ये 2 अदर मेंबर थे फैज़ अली के बाद। फैज़ अली कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेयरमैन थे। और ऑल्सो उन्होंने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अगेन क्या किया था, रिजेक्ट किया था ऑन लैंग्वेज वन स्टेट। अब इन्होंने जो कहने का तरीका रखा था, उन्होंने ये कहा था हम लैंग्वेज बेस पे किसी स्टेट को बना तो सकते हैं, लेकिन हम एक ही लैंग्वेज बेस पे एक स्टेट नहीं बनाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं गुजराती अगर कहेगा हमको लैंग्वेज बेस दो, हम कहेंगे ठीक है, गुजरात के साथ हम और स्टेट को भी और एक रीजन को भी जोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एक ही स्टेट के अंदर 2-3 स्पीकिंग लैंग्वेज हो सकती हैं। इन्होंने इस चीज़ की बात करी थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि गुजरात है तो गुजरात सिंगल गुजराती बोलने वाला है तो गुजरात का ही एक स्टेट बना दो ऐसा, और तेलुगु बोलते हैं उनका अपना एक स्टेट बना दो, ऐसा नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि हम रिजेक्ट ऑन लैंग्वेज वन स्टेट। इन्होंने वन स्टेट वन लैंग्वेज को रिजेक्ट किया था। सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो वन लैंग्वेज वन स्टेट रिजेक्ट किया था। इन्होंने कहा था एक स्टेट में मैनी लैंग्वेज हो सकती हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने सपोर्ट करते हुए इन्होंने क्या किया, एक समाधान निकाला। क्योंकि समाधान निकालने में क्या होता है ना, हम पक्ष और विपक्ष दोनों देखते हैं, हम मिडिल वे देखते हैं, मिडिल रास्ता देखते हैं। तो इन्होंने उसी टाइप से बात करी थी। अब गुजराती उसे कहेंगे कि हाँ तुम्हें हमने एक स्टेट के अंदर रखा है, तो वो खुश हो जाएंगे, और उसके साथ हम अदर जो अगल बगल की स्टेट के अगल बगल का रीजन है उसको भी हम उसके अंदर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक यूनिटी भी बनी रहेगी फॉर्मेशन। क्योंकि अब स्टेट में कोई CM बन रहा है या फिर कोई भी काम हो रहा है तो वेलफेयर सबके लिए एक साथ ही होंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि यूनिटी यहाँ पे इफेक्ट हो रही थी। तो अब इसके क्या क्या प्रोविज़न आए, आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे समझो। प्रोविज़न जो है, प्रिवेंशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मेन रीज़न ये था कि जिससे हम यूनिटी बनाए रहेंगे। क्योंकि अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे गुजरात हो गया, बगल में महाराष्ट्र हो गया, मराठी हो गए, तो हमने इन 2 स्टेट या ज़्यादा स्टेटों को ज़्यादा स्पीकिंग पर्सन को एक साथ रखा, तो इससे क्या होगा, यूनिटी बनी रहेगी, प्रिजर्वेशन रहेगी ना यूनिटी की। ऐसा तो नहीं होगा ना ये मद्रासी है ये गुजराती है, उसमें क्या होगा, ये एक स्टेट की बात करेंगे, हम कहेंगे ये बम्बई है, बम्बई में आपके गुजराती भी आ रहे हैं, मराठी भी आ रहे हैं। तो इस टाइप से उन्होंने चीज़ को इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंटेन करने के लिए करा। दूसरी पॉइंट क्या, और जो उनकी डिमांड थी वो डिमांड भी रिजेक्ट नहीं हुई। हम ऐसा नहीं कर रहे थे कि गुजराती आधे अलग कर दिए आधे अलग कर दिए, ऐसा भी हमने नहीं किया। तो जिससे क्या हुआ,
मिडिल रास्ता ये निकाला था फैज़ अली कमीशन ने। दूसरा पॉइंट है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिनिटी भी बने रहे, ठीक है, भाषा भी जैसे एक स्टेट के अंदर भाषा भी सामान्य बने रहे और उनके कल्चर भी होमोजिनिटी बनी रहे। और ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आराम से हो, और वेलफेयर ऑफ द पीपल, और पीपल के वेलफेयर की स्कीम भी अगर कोई इंट्रोड्यूस करनी है तो वो सबके लिए हो और जो कि बेटर वे में चले। तो इन्होंने क्या निकाला था, मिडिल वे निकाला था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करके, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था, इन्होंने क्या करा, एक मिडिल वे निकाला और सबको सेटिस्फाई किया। डेमोक्रेसी में होता ही ये है कि डेमोक्रेसी में हम सबको कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, जनरली मिडिल वे निकालना पड़ता है, जिससे क्या हो, हर कोई सेटिस्फाई हो और सबकी सुनी जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जब ये लागू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एक्ट हुआ, जिसमें हमने क्या किया, इन सबको रीऑर्गेनाइजेशन किया, हमने स्टेट का क्या फॉर्मेशन किया कह सकते हैं, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फैज़ अली की रिकमेंडेशन पे। तो हमने क्या बनाए, 14 स्टेट बनाए एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई, वेर क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। हमने क्या किया, 14 स्टेट बना दिए और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने स्टेटों को डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। 1950 के टाइम पे आप देख रहे होगे हमने पार्टों पे डिवाइड किया था। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने क्या किया, जैसा आपने यहाँ पे देखा होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी पे डिवाइड किया था। पार्ट ए पे हमने 9 स्टेट रखे थे, मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ, आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। ये वो स्टेट थे जहाँ पे क्या थे, गवर्नर बैठते थे। उसके बाद प्रिंसिपल स्टेट विथ लेजिस्लेचर थे, जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य भारत हो गया, मैसूर हो गया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और विंध्य प्रदेश हो गया ना, और लास्ट में क्या है, कोची का रीजन जो कहते हैं ट्रेवेंक्योर और कोची, ठीक है। तो ये रीजन थे पार्ट बी में। पार्ट सी में ही ऐसे कुछ स्टेट में आपको बता देता हूँ, जैसे कच्छ, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, भोपाल, अजमेर, ऐसे जो रीजन थे इसके अंदर आते थे। और पार्ट डी में आपको अंडमान एंड निकोबार बता दिया है। तो इसके बाद क्या हुआ था, इस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ की हमने बात करी थी। अब आप यहाँ पे से समझते रहना कि वो कौन कौन से स्टेट थे और कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के हिसाब से स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 14 स्टेट थे। आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश वॉज मर्ज विद द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद के स्टेट से हमने क्या करा, आंध्र प्रदेश को मिला दिया था। ऑल्सो नोन एज तेलंगाना, जो आज की डेट में तेलंगाना बन गया है, टू क्रिएट आंध्र प्रदेश इन 1956। 1956 में हमने क्या किया था, आंध्र प्रदेश को किसके साथ मिलाया गया था, तेलुगु स्पीकिंग ऑफ हैदराबाद। क्योंकि वहाँ पे उस वक्त क्या हुआ था, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था आंध्र प्रदेश का, कि तेलुगु वाले मांग रहे थे कि हमको हैदराबाद से अलग करो ना, तो हमने क्या करा, तेलुगु वाले मांग रहे थे कि हमको मद्रास से अलग करो, हमने उस वक्त इनको अलग कर दिया था। लेकिन हमने क्या करा था, बाकी जो आंध्र प्रदेश हैदराबाद का रीजन था वहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग थे, उनको इनके साथ मिला के आंध्र प्रदेश कंप्लीट बना लिया था। सेकंड, आसाम में नो चेंज ऑफ बाउंड्री इन 1956। बाउंड्री में कोई चेंज नहीं होता, जैसा आसाम था वैसे ही आसाम रहा, उसको भी एक स्टेट का दर्जा दे दिया, 2 स्टेट बन गए। तीसरा स्टेट हमने बनाया बिहार, ठीक है, रिड्यूस स्लाइटली बाय द ट्रांसफर ऑफ माइनर टेरिटरी टू द वेस्ट बंगाल। हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया था, थोड़ा छोटा कर दिया था, क्योंकि इसकी जो टेरिटरी थी हमने किसको दे दी थी, वेस्ट बंगाल को दे दी थी। अब देखो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है ना, वो सेंट्रल कर रहा है, उसे पता है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ और स्टेट मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये सारी पावर हमने पढ़ी है किसके अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। आर्टिकल 2 आपने पढ़ाई होगा, आर्टिकल 3 आपने पढ़ाई होगा, किसी भी एरिया को बढ़ाना घटाना किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तभी पहले उन्होंने अपने आप को पावर दी, उसके बाद इन्होंने यहाँ एक्शन लिया। अगर सपोज करो वो अपने आप को पावर ही नहीं देते तो वो यहाँ पे किसी स्टेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए क्या हो जाती है, दिक्कत आ जाती। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये चीज़ें करी क्यों जाती हैं। हमने अपने आप को पावर दी और साथ में क्या करा, इसके बाद इसमें चेंजेस करें। चौथा स्टेट आप देखो, उत्तर प्रदेश की बात करो, नो चेंज ऑफ बाउंड्री इन 1956। 1956 में हमने कोई भी स्टेट की बाउंड्री में कोई चेंज नहीं किया था। उत्तर प्रदेश को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे पहले उसका नाम क्या रखा था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, उत्तर प्रदेश को ही डिनोट करते होंगे। आप नेक्स्ट देखो, 5वां जो स्टेट बना वो बना ओडिशा। ओडिशा में हमने क्या किया, नो चेंज ऑफ बाउंड्री इन 1956। 1956 में हमने इसकी बाउंड्री में भी कोई चेंज नहीं किया था। आप ये समझो कि जो हमारा पार्ट ए है ना, पार्ट ए में ही हम क्या कर रहे थे,
कुछ स्टेट को बढ़ा रहे थे या फिर कुछ स्टेटों में हम काम कर रहे थे, ठीक है। तो वही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही थी। अब आप छठा स्टेट देखो, मुंबई। मुंबई स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने क्या कर दिया, इन लार्ज बाई द एडिशनल ऑफ सौराष्ट्र स्टेट। हमने उसको क्या कर दिया था, जो मुंबई का स्टेट था उसको हमने और बड़ा कर दिया था। इसमें हमने एडिशनल क्या कर दिया, सौराष्ट्र स्टेट को ज्वाइन कर दिया था। सौराष्ट्र स्टेट आज की डेट में अगर आप देखते हो, जो हमारे पास गुजरात का एरिया है ना, हम गुजरात का जो बनाते हैं डायग्राम, आप याद करोगे तो उसमें क्या होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं सौराष्ट्र स्टेट। एंड कच्छ स्टेट, कच्छ का रीजन भी हमने इसमें मुंबई में डाल दिया था। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि बॉम्बे स्टेट कितना बड़ा होगा, जिसमें गुजरात भी पूरा ऐड है। एंड मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र में है। एंड नागपुर डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तक का नागपुर डिवीज़न मराठी स्पीकिंग मराठावाड़ रीजन ऑफ हैदराबाद। तो समझ लो हैदराबाद से लेकर गुजरात तक फैला हुआ मुंबई स्टेट था, जो कि बहुत बड़ा, अपने में ही एक बड़ा स्टेट था। हमने क्या करा था यहाँ पे कि हमने इसको क्या रखा था, एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज हमने इसके अंदर इंक्लूड करे थे, जैसा कि हम सब में कर रहे थे, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। और इसमें हम क्या कर रहे थे, काफ़ी स्पीकिंग पर्सन हमने मुंबई स्टेट में रखे थे। द स्टेट साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई वर ट्रांसफर टू मैसूर। और हमने क्या कर दिया, इस स्टेट का, मुंबई स्टेट का जो साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट था, जो किससे कनेक्ट होता था, मैसूर से कनेक्ट होता था, उसको हमने किसको ट्रांसफर कर दिया था, मैसूर को दे दिया था। इन 1960 मुंबई स्टेट वॉज स्प्लिट इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। और लास्ट में क्या होता है, 1960 के टाइम पे आपको पता ही है कि मुंबई जो स्टेट है वो स्प्लिट हो गया, जिसका हमने किस दो भागों में स्प्लिट किया, महाराष्ट्र और गुजरात। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो गुजरात का रीजन भी, मुंबई स्टेट जब हम बात करते थे तो हम महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात का पूरा रीजन, जो सौराष्ट्र रीजन कहते हैं, उसको भी पूरा हम इंक्लूड करते थे। आप नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर देखो, जो कि आई थिंक 7th है, 1 3 4 5 6 7, हाँ 7th स्टेट की अगर हम बात करते हैं, 7th स्टेट कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। नो चेंज ऑफ बाउंड्री इन 1956। 1956 में जो इसका रीजन था, हमने उसी की बात करी, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया और उसे भी स्टेट का एक दर्जा दे दिया था। फिर उसके बाद हमारा केरला। केरला की हमारी जो बात आई, केरला ने क्या किया, मर्ज विथ ट्रेवेनकोर कोचीन, जो कि पार्ट बी के अंदर आता था, उसको हमने ज्वाइन कर दिया केरला के साथ। मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट की हमने मालाबार जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी हमने केरला के अंदर डाली थी। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, स्टेटों को रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। जैसे कोई बड़ा स्टेट है तो उसमें हम कुछ चीज़ें ज़्यादा मिला रहे हैं, या तो उससे कुछ चीज़ें निकाल के हम दूसरे अगल बगल वाले स्टेट को दे रहे हैं, और चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करो, हमने मध्य भारत को पकड़ा, विध्यान प्रदेश को पकड़ा, भोपाल स्टेट को पकड़ा और मर्ज करके मध्य प्रदेश बना दिया। तो ऐसी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि महाराष्ट्र मद्रास स्टेट है। तो ये चीज़ में एक बात देखने की चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आता नहीं है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से, बस ये समझने के लिए होती है कि हमने कैसे कैसे चीज़ें कर रहे थे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे हमने राजस्थान की, वेस्ट बंगाल की बात करी, तो हम इस चीज़ को, जैसे वेस्ट बंगाल में देखो, इन लार्ज बाई एडिशन ऑफ माइनर टेरिटरी प्रीवियसली फॉर्म्ड पार्ट ऑफ बिहार। ये हमने पहले बात करती थी, जो बिहार की कुछ हमने माइनर टेरिटरीज किसको दी थी, वेस्ट बंगाल को दी थी। तो वही बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में हमने एडिशन किया। तो इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो ज़्यादा इसको एक्सटेंड करें, और ये खाली आपका लेक्चर में ऐसा कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ आपको एक बार समझने के लिए है, इसमें एडिशनल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे पंजाब का देख लो, इन लार्ज बाय एडिशन ऑफ अ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ईस्ट पंजाब जो ये स्टेट यूनियन थी, उसको हमने पटियाला के साथ मिला के इसको और बड़ा रीजन कर दिया था। तो ये चीज़ें ही हैं, इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, बस इसमें समझना है कि क्या क्या चीज़ें थी। तो मैं आपको एक बार सारे नाम दोबारा बता देता हूँ कि कौन कौन सा स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ पे डायग्राम से दिख रहे हैं तो समझ रहे होगे। देखो, आप डायग्राम से अच्छे से समझोगे। जो आपका बॉम्बे की बात करना हो तो देखो, गुजरात का पूरा रीजन पकड़ रखा है उसने, और साथ साथ में महाराष्ट्र नीचे तक जा रखा है। मध्य प्रदेश आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश तो अभी जैसा है वैसा ही है, बिहार और वेस्ट बंगाल में भी कोई दिक्कत नहीं, आसाम में भी कोई दिक्कत नहीं, जम्मू कश्मीर का रीजन आप देख ही रहे हो, पंजाब का रीजन देखो, पूरा इतना बड़ा रीजन हमारा पंजाब का हुआ करता था। तो आप डायग्राम से समझ सकते हो कि मेनली जो है वो बॉम्बे देख लो, बॉम्बे में क्या होता था, बाद में 1960 में वो अलग हुआ, नहीं तो गुजरात और महाराष्ट्र बन के अलग हुआ, नहीं तो बॉम्बे जो रीजन था वो पूरा गुजरात और महाराष्ट्र को कंटेन करता था। आप इसको और इस चीज़ को अच्छे से आप देख के समझ सकते हो कि कैसे हमारा उस वक्त फॉर्मेशन हुआ था, स्टेट फॉर्मेशन। 14 स्टेट बने थे, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये सारे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की। हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। इसमें क्या था,
हिमाचल प्रदेश था, अंडमान एंड निकोबार था, दिल्ली थी, ठीक है, लक्षद्वीप थी, मिनिकॉय था। ये सारे जो आज की डेट में मैं एमएनडीव आइसलैंड, एमएनडीवी आइसलैंड था, क्रिएटेड फ्रॉम टेरिटरी डिटैच फ्रॉम मद्रास स्टेट। इन जो फोर्थ नंबर पॉइंट है इसमें हमने क्या किया, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये सारे को हमने किससे डिटैच किया था, मध्य प्रदेश, सॉरी, मद्रास से, मद्रास रीजन से हमने क्या करा था, इन चीज़ों को हटाया था। आप देख सकते हो मद्रास कहाँ है, फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ इन चीज़ों को हमने इससे डिटैच किया था। पांचवा पॉइंट क्या है, मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर भी यूनियन टेरिटरी के अंदर था और त्रिपुरा भी क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर था। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश भी सबसे पहले जब बना था तो क्या था, यूनियन टेरिटरी के अंदर आता था, वो एक स्टेट के अंदर नहीं आता था। इसको बाद में हमने रिकॉग्नाइज करके स्टेट बनाया था। अब देखो, स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। 1956 के बाद जो बने स्टेट, उन सबका इसमें आपको डाटा दे रखा है। गुजरात, उसके बाद हमने आपको बताया था कि 1960 में हमने क्या किया था, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया था 1960 में। तो उसके बाद जो फॉर्मेशन हुई थी इन 14 स्टेट के बाद, तो वो थी गुजरात। फिर उसके बाद बना था नागालैंड की, हमने बात करी है। फिर हरियाणा बनाया था हमने पंजाब रीजन से अलग करके। और हिमाचल प्रदेश 1971 में, जो कि क्या था, एक यूनियन टेरिटरी था, इसको हमने क्या कर दिया था, स्टेट का रिकॉग्नाइज दे दिया था 1971 पे। मणिपुर, मणिपुर की हमने बात करी थी, ये भी क्या था, यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, केंद्र शासित राज्य के अंदर आता है। इसको भी हमने क्या कर दिया था, मणिपुर को भी, त्रिपुरा को, सॉरी, मणिपुर को 1972 में स्टेट का दर्जा दे दिया था। उसके बाद हमने मेघालय की बात आई, फिर त्रिपुरा को भी हमने 1972 में क्या कर दिया था, स्टेट बना दिया था। सिक्किम की बात आती है, इंपॉर्टेंट है, सिक्किम 1975 में, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने क्या किया था 1975 पे सिक्किम को, जो सिक्किम हमारे पास, हमारे लिए क्या थी, पहले फॉरेन लैंड थी, उसको हमने अपने अंदर डाल के एक स्टेट का दर्जा दे दिया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात आती है, मिजोरम की बात आती है, गोवा, छत्तीसगढ़, गोवा का केस भी ऐसा ही है आप, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ की बात आती है, छत्तीसगढ़, इन लोगों को हमने क्या करा था, डिवाइड करा था। उत्तराखंड की बात आती है, झारखंड की बात आती है, और लास्ट जो हमारा स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, कौन सा हुआ था, 2 जून 2014 पे तेलंगाना, जिसको हमने फर्स्ट जो हमने काम किया था, क्या क्या किया था, आंध्र प्रदेश में हमने क्या करा था, तेलुगु स्पीकिंग की बात करी थी, जो पहले हमने रिकॉग्नाइज किया था, आज हमने उसको फिर एक अलग स्टेट बना दिया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा देखने की चीज़ नहीं है, इसमें आप समझने की चीज़ है कि आप थोड़ा इनको क्रोनोलॉजी करके समझ लीजिए कि स्टेट किसके बाद कौन फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसमें ज़्यादा और इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। बाकी क्या है, टू सीड इंडिया टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री, तो क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या हम इंडिया की कोई टेरिटरी हम फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आर्टिकल 3 डज नॉट अलाउ दैट। आर्टिकल 3 ये नहीं कहता है कि हम अपनी अपनी बाउंड्री किसी और को दें। हम ये ज़रूर कहते हैं कि आर्टिकल 3 से हम किसी और की बाउंड्री, फॉरेन बाउंड्री को हम अपने अंदर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं करी गई थी कि हम अपनी बाउंड्री किसी और को दे सकते हैं। तो मैंने ये बात करी थी कि हम फॉरेन कंट्री का लैंड अपने पास ले सकते हैं। इसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और वो सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करके इसको कर सकती है। लेकिन जब कभी भी हम अगर अपनी बाउंड्री, हम अपनी लैंड अगर किसी और स्टेट को दें, तो ये पार्लियामेंट की पावर के अंदर नहीं आता। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ साथ स्पेशल मेजॉरिटी की भी बात करनी पड़ेगी। मतलब पार्लियामेंट तो चाहेगी तो सही देना, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में सवाल बिल लाना पड़ेगा, साथ में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, और इसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से अगर वो बिल पास होता है तब जाके हम ये काम कर सकते हैं। इफ़ यू, देखो आप पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ो, इफ़ वांट टू सीड इंडिया टेरिटरी टू अदर इट इज़ पॉसिबल थ्रू आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 से हम क्या करेंगे, हम अमेंडमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करेंगे कि हम अपने देश की इस, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हम कहेंगे कि हम अपने देश की उत्तराखंड की ये बाउंड्री हम किसी और को देना चाह रहे हैं, चाइना को देना चाह रहे हैं, किसी और को देना चाह रहे हैं, ऐसा चीज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं, ये जनरली केस कहाँ पे आया था, 1960 में आपने पढ़ा था बेरूबारी यूनियन केस, जिसमें हमने क्या कहा था, प्रीएम्बल की बात उस वक्त आया था, क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो यहाँ पे क्या था ना, एनक्लेव होते हैं। एनक्लेव बोले तो आपको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि जैसे वेस्ट बंगाल है, और वहाँ पे क्या है, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। लेकिन अभी अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की बात हो रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता, कुछ ऐसे रीजन थे वेस्ट बंगाल के अंदर जो कि किसकी टेरिटरी थे, वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये उस वक्त राजा की बात थी ना, जिस वक्त राजा लोग रहते थे उस वक्त इन्होंने एक दूसरे से एरिया जीते हुए, तो
एनक्लेव के फॉर्मेशन में हो सकते थे। जैसे कि आप सपोज कर सकते हो कि आप किसी स्टेट के अंदर रह रहे हो और उस स्टेट के अंदर एक सर्कल एरिया है, मतलब एक रीजन है, वो किसके किसके नाम पे आता है, उसके वो दूसरे देश वाले के नाम पे आता है। तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि ठीक है ये लैंड हम ले लेते हैं और तेरे रीजन में जो लैंड आती है जो हमारी अंदर है, ठीक है, तेरी टेरिटरी के अंदर जो लैंड हमारी है वो तू ले ले। हम ऐसे तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना। तो वही चीज़ों का कॉम्प्रोमाइजेशन हम यहाँ कर रहे थे। तो इसे आप कह सकते हो एक सेटलमेंट जैसा भी कर रहे हैं कि जो तेरे पास मेरी बाउंड्री है वो तू ले ले, जो मेरे पास तेरी बाउंड्री है उसमें मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होता, बेरूबरी यूनियन केस जो आया था 1960 में, उस वक्त भी यही काम हुआ था कि हमने क्या किया था, हमने इसके लिए क्या करना पड़ा, पहले तो पार्लियामेंट ने क्या किया था कि अपनी वेस्ट बंगाल की कुछ ज़मीन जो थी वो पाकिस्तान को दे दी थी, लेकिन बाय आर्टिकल 3 से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम इसको आर्टिकल 3 से नहीं दे सकते हो, दैट इज़ कुड नॉट बी डन ओनली थ्रू आर्टिकल 360 एंड नॉट आर्टिकल 3। आप इसको आर्टिकल 3 से नहीं दे सकते, आप इसको कैसे दे सकते हो, आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करोगे। तो उसके बाद क्या किया था पार्लियामेंट ने, क्या किया था, हमेशा याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कैसे काम करेगा, कि हमको डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन देता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे जिसे हम नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960 कहते हैं। और इसके तहत उसने क्या किया, स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास किया और उसके बाद हमने क्या किया, अपनी टेरिटरी उनको दी। इससे क्या होता है कि जब हम स्पेशल मेजॉरिटी से पास करते हैं तो उसमें ये होता है कि हम कहते हैं जितने मेंबर इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, जितने इलेक्टेड मेंबर हैं हाउस के, उसमें 50+ % हमें वोट चाहिए होते हैं किसी चीज़ को स्पेशल मेजॉरिटी लेने के लिए। इससे क्या होता है कि मेजॉरिटी डिसीजन हो रहा है तो इसमें किसी को विवाद नहीं होता है, इस चीज़ को आप कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके बाद हमने इसको कर दिया था चेंज। अगर हम लास्ट टाइम की अगर बात करें तो आपने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 2015 में सुना होगा, जिसमें हमने क्या किया था, जैसे आप ये देखो डायग्राम से समझ रहे होगे कि हमने सीट किए थे इंडियन टेरिटरी टू बांग्लादेश। हमने अपनी जो कुछ लैंड थी हमने क्या की थी, बांग्लादेश को दी थी, जिसको हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था। वो जो कि साइन कब हुआ था, 16 मई 1974 बिटवीन इंदिरा गांधी एंड शेख मुजीबुर रहमान। ये उस समय क्या हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता, लेकिन अभी इसको क्या हुआ, कंप्लीट डायरेक्शन मिली थी मई 2015 में। हमने यहाँ पे फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा, जो कि उस वक्त 2015 के टाइम पे चला था, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हम जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करते हैं तो वो बढ़ता रहता है कि हमने कौन से संशोधन करा है, कौन सा नंबर का संशोधन किया है। तो हमने लास्ट टाइम जब बेरूबरी किया था तो 9th अमेंडमेंट था, और अभी जो किया था वो 100 अमेंडमेंट था। इसके तहत हमने क्या किया था, अपने सीमा के अंदर की जो कुछ लैंड थी जो बांग्लादेश के नाम की थी वो हमने अपने पास रख ली थी, और बांग्लादेश के अंदर कुछ हमारे जो नाम की लैंड थी वो हमने बांग्लादेश को दे दी थी। इससे क्या होता है कि हमें बाउंड्री विवाद नहीं होता। हमें ऐसा लगा कि तुम्हारी जो बाउंड्री है, तुम अपनी बाउंड्री के अंदर वाली तुम्हारी हो गए, हमारी बाउंड्री के अंदर हमारे हो गए, इससे किसी और को भी दिक्कत नहीं होती है। एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव इन आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मेघालय। आसाम में, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मेघालय में जो इनकी इनक्लेव थी, इन चीज़ों को हमने क्या किया था, सॉल्व किया, इन प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करा था। इंडिया ने कुछ अपने 111 इनक्लेव उनको दिए थे और 50 समथिंग ऐसे कुछ इनक्लेव उनके लिए थे। तो इसमें आप ये, हाँ, ये ऊपर लिखा है इंडियन इनक्लेव वेस्ट बंगाल। इंडिया इनक्लेव वेस्ट बंगाल में थे 111 थे जो उनको मिले थे, और जिसमें पॉपुलेशन आपकी 37,000 अप्रॉक्स थी, एरिया आपका बता रखा है। और वेस्ट बंगाल के जो इनक्लेव इंडिया के थे वो 51 थे। तो इस चीज़ के बीच में एक्सचेंज हुआ था। इस चीज़ पे आप देख सकते हो कि ये एक एग्रीमेंट हो रहा है, जिससे क्या होगा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करें, आगे कोशिश करें और अच्छे फॉरेन रिलेशन बना सकें। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे ऐसे एक्ट करते हैं, जिससे क्या हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो, एक स्टेट के लिए भी बेनिफिशियल हो, एक कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो एडमिशन करने के लिए, और चीज़ें क्या हैं अच्छे से चलें और फॉरेन रिलेशन भी अच्छे बने दो कंट्री के बीच में, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक ही है। इसमें लैंड हमने ये जो बात करी थी कैसे हमारे स्टेट बने, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये देख सकते हो कौन सा कमीशन, बाकी क्रोनोलॉजिकल वे में आप समझ सकते हो कि कौन कौन सा स्टेट उसके बाद फॉर्मेशन हुए। और आप ये समझ सकते हो कि जब भी हमने अपनी लैंड हमने किसी दूसरे कंट्री को देनी है तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 360 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा और साथ में स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी चीज़ें पहले भी हमारे साथ हुई हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही। आशा है कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इन लेक्चरों को अच्छे से सुनते रहें, जिससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते रहेंगे और साथ साथ में आपको इसमें अच्छी पकड़ बनेगी कि आपकी इंडियन पॉलिटी में अच्छी पकड़ बनेगी कि हाँ चीज़ें हो कैसे रही हैं, कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे कौन एक्ट करता है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करती है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करती है।
इन चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होती रहेगी। सो थैंक यू, अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।